क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान सिर्फ अपने दिमाग के बल पर पुलिस और कानून को कैसे मात दे सकता है? दृश्यम, हाँ, मैंने एक फिल्म का नाम लिया है। दृश्यम सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। एक बाप की वो जद्दोजहद जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हद तक पार कर देता है। विजय सालगांवकर एक सीधा साधा केवल केबल ऑपरेटर होता है, लेकिन जब उसकी बेटी एक मुश्किल में फंस जाती है तो वो अपने दिमाग से ऐसा जाल बुनता है कि पुलिस भी उलझ जाती है। हर सीन में सस्पेंस, हर मोड़ पर ट्विस्ट और अंत में ऐसा खुलासा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में ये हो सकता है? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? यही सवाल पूरी फिल्म का केंद्र है। अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशन से भरपूर कहानी पसंद है तो दृश्यम मूवी से भी खतरनाक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनपढ़ महिला ने बड़े बड़े ऑफिसरों के दिमाग को भी पूरी तरह से चकरा दिया। उसने न केवल अपने पति का कत्ल किया बल्कि उसके 10 टुकड़े भी कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला नासिक की एक तहसील है जिसका नाम है सुरगाणा तालुका। दरअसल इसी का एक गांव है मालगोंडा। यहीं का रहने वाला उत्तम अपनी पत्नी मेथू से कहता है कि जाकर भाभी से पूछ के आओ कि भैया कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात है, कहां चले गए हैं? अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेथू अपनी जेठानी के पास जाती है जिसका नाम होता है प्रभावती। जाकर कहती है कि तुम्हारे देवर ने मुझे भेजा है और वो अपने भैया के बारे में पूछ रहे हैं कि जेठ जी जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? दरअसल दोनों भाई का घर कुछ ही दूरी पर होता है। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैंने सोचा चलकर पूछ ही लिया जाए। जेठानी ने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, वह कमाने के लिए गुजरात गए हुए हैं। जैसे ही देवरानी से यह बात कही जाती है, बात करते करते ही वह अपना एक दुपट्टा एक जगह पर फेंक देती है। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही उसकी देवरानी यह सब देखती है वह समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और जिस चीज को ढकने की कोशिश की जाती है देवरानी उसे देख लेती है। तुरंत ही वो अपने पति उत्तम के पास जाती है और उत्तम से जाकर कहती है कि उत्तम, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी ने मुझे देखकर मुझसे बातचीत करते हुए अपना दुपट्टा तुम्हारे भैया के चप्पल पर फेंक के दे मारा था। आखिरकार कुछ न कुछ तो बात है। उसका जो भाई उत्तम है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस भाई की बात वह कर रही होती है वह बहुत ही गरीब होता है जिसका नाम यशवंत ठाकरे होता है। उम्र लगभग 43 साल के आसपास होती है। उसके पास महज एक जोड़ी ही चप्पल थे। तो मेरा भाई गुजरात क्या पहन के गया है मजदूरी करने और भाभी उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी? तब उसे लगता है कि भैया के साथ कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई है जिसे भाभी छुपाना चाह रही है। आखिरकार भैया कई दिनों से दिखाई भी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर उनका चप्पल रखा हुआ है। वह बिना चप्पल के कहां गए होंगे? उत्तम तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में अधिकारियों का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते कहता है कि साहब, एक बहुत जरूरी बात है। मेरा भाई जिसका नाम यशवंत ठाकरे है, जिसकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी से पूछते हैं तो भाभी कोई सही जवाब नहीं देती है। लेकिन साहब, भाभी ने अपने दुपट्टे से चप्पल को छुपाने की कोशिश जरूर की थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आप एक बार चलकर देख लीजिए। जब पुलिस गांव में पहुंचती है तो सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। चाहे गली हो, चाहे वो आसपास का आंगन हो या छत हो, बहुत सारे पुलिस को देखकर वहां पर लोग आ जाते हैं। वह तमाशा सा देख रहे थे, तभी पुलिस से किसी ने आकर कान में थोड़ी सी कानाफूसी कर दी। कहा कि साहब, शौचालय से लगा हुआ जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में देखिए, कुछ ना कुछ मिल सकता है। यहां से कुछ अजीब तरह की दुर्गंध सी आती है।
अब जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस का भी दिमाग ठनक जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस गड्ढे को देखा तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। गांव वालों की मदद से आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से गोबर निकलवाया जाता है। पूरा का पूरा गोबर निकल जाता है, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। गांव के लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद कई दिनों का समय बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को कॉल किया जाता है कि साहब, जो दुर्गंध थी वो तो कम हो ही नहीं रही है। हालांकि आपने गड्ढा खाली जरूर करा दिया है, आपको एक बार फिर से आना चाहिए, क्योंकि जहां से दुर्गंध आ रही है उसी के पास से कुछ मक्खी, मच्छर, कुछ कीड़े भिनभिनाते रहते हैं और वहां से अजीब तरह की स्मेल आ रही है। आपको आना चाहिए और आकर देखना चाहिए। पुलिस ने फिर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उसके बाद फिर पुलिस उसी गड्ढे के पास पहुंचती है। पहला गड्ढा जो खोदा गया था, दूसरा गड्ढा जो शौचालय का गड्ढा था, आखिरकार उस सेप्टिक टैंक को हटाने के बाद उसको फिर देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश है और लाश भी 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब यह सवाल किया जाता है कि लाश किसकी है, क्योंकि जो व्यक्ति गायब है उसी की लाश है या कोई और है। अब पुलिस के द्वारा उस महिला को, जिसका नाम प्रभावती है, को हिरासत में ले लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया। पूरी कहानी शुरू से सुनाओ, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करके सच उगलवा ही लेगी। प्रभावती ने काफी कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानी कहां कामयाब होती है। हालांकि पुलिस एक बार पहले ही बेवकूफ बन चुकी थी, क्योंकि वह जो अनपढ़ औरत थी उसने एक गड्ढा खोदा था, जानबूझकर गोबर डाला था ताकि सबको लगे कि गोबर के वजह से बदबू आ रही है। उसने जिस तरह से पुलिस को और पूरे गांव के लोगों को गुमराह किया था, पुलिस इस बार गुमराह नहीं होना चाहती थी और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। तब सच निकल के सामने आया। वह बताती है कि साहब, 14 अप्रैल 2025 की यह बात है। रात का समय था। वह शराब पी के घर आ जाता है। नशे में बहुत ज्यादा धुत था। आखिरकार जब उसे खाना दिया जाता है, उस रात दाल और चावल बनाए गए थे। उसे दाल चावल पसंद नहीं आ रहे थे। इसी बीच में वह गाली देने लगता है। गाली देते देते वो हिंसा का रूप अख्तियार कर लेता है और वो मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट करते करते उसने गला पकड़ लिया और गला पकड़ के वो गला दबा ही रहा था कि पता नहीं कब मेरे हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी को जैसे ही मारा तो उसका पति वहां गिर जाता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। गुस्सा बढ़ने पर उसने अपने पति के लगभग 10 टुकड़े कर दिए। टुकड़े तो वह कर देती है, मगर अब करे तो करे क्या, क्योंकि अगर इस बात का किसी को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। तब उस अनपढ़ महिला ने शौचालय का सेप्टिक टैंक के ऊपर जो स्लैब होते हैं उसको हटाया और स्लैब हटाने के बाद आखिरकार उस बॉडी को उसके अंदर डाल दिया। जो कपड़े थे उसके तन से कपड़े उतार लेती है और कपड़ों में आग लगा देती है। उसकी बॉडी को अंदर ढकने के बाद उसको बड़ी तरतीब के साथ रखती है ताकि उसकी दुर्गंध ना निकल सके। साथ ही वह इंतजाम करती है कुछ ऐसी गोलियों का कि गोली लाकर उसके अंदर टैंक में डाल देती है और किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं लगती है। लेकिन उसे पता था कि किसी न किसी दिन उसके पति के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए उसने शौचालय के गड्ढे के बराबर में एक और गड्ढा खोदा और उसने कई दिनों तक मेहनत की और गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार जहां तहां से गोबर का इंतजाम किया और उसके अंदर वो लगातार गोबर डालती रहती थी। गोबर की दुर्गंध से
आसपास के लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और अचानक से इतना सारा गोबर आया कहां से, वाकई अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था। आसपास के लोग जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर क्या है। किसी ने पूछा कि यह तुम्हारा जो पति है वह कहां पर है, यानी कि यशवंत ठाकरे कहां पर है। तो वो बताती है कि वो गुजरात के बिजनौर में गए हुए हैं और वो पहले भी वहां जाता रहता था मजदूरी करने के लिए। उसने लगातार ऐसे करते करते 2 महीने का समय गुजार दिया। आखिरकार 14 जून 2025 को उस सेप्टिक टैंक के अंदर से उसके पति के 10 अलग अलग अवशेष मिलते हैं। फिर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। पुलिस जो इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही है, हालांकि पुलिस खुद भी इस बात से अभी सेटिस्फाई नहीं है कि जो उसने हत्या की वजह बताई है वही वजह है या कोई और वजह है। पुलिस उस वजह की भी तलाश करने की कोशिश कर रही है, या फिर यही जो वजह बताई गई है उस महिला द्वारा वही वजह है। लेकिन इस घटना से उस अनपढ़ महिला ने न केवल पूरे गांव के लोगों को, बल्कि जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं, सभी के दिमाग को पूरी तरह से चकरा दिया था। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि एक अनपढ़ महिला आखिरकार इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस कहानी को आपने सुना और उस महिला का बयान भी सुना। आपको क्या लगता है, क्या वह महिला ने हत्या की वजह सही बताई है या फिर हत्या की वजह कुछ और हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।